तो अब ये तो गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी से करना था, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो अब जैसे ये है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले। अब जैसे ये है, द गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग द अब 319 सीई से 500 सीई के बीच ये गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। मतलब मोटा मोटा 320 से समझ सकते हो 500 सीई तक लगभग गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया था। द रूलर हु परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध्स, तो ये 4 अश्वमेध सैक्रिफाइस रिचुअल कौन किया था? तो ये प्रवरसेन थे, ठीक है। प्रवरसेन द फर्स्ट कंडक्टेड 4 अश्वमेध यज्ञास and who was this Pravarsen? So Pravarsen was the successor of विंध्या शक्ति। अब ये वकटाक डायनेस्टी के फाउंडर थे, विंध्या शक्ति। और वकटाक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो विंध्या शक्ति थे। और विंध्या शक्ति के बाद कौन आया था? विंध्या शक्ति के बाद प्रवरसेन द फर्स्ट आए थे। एंड प्रवरसेन द फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेपोलियन ऑफ इंडिया को, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। ओके, देन मूविंग अपवर्ड्स, द गुप्ता रूलर हु हैड अनदर नेम देवगुप्त। अब देवगुप्त किसको कहते थे? चंद्रगुप्त द सेकंड को देवगुप्त भी कहते थे। मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त द सेकंड को ही विक्रमादित्य भी कहते थे। यस, सो चंद्रगुप्त द सेकंड को देवगुप्त कह लो या चाहो तो विक्रमादित्य कह लो। सो विक्रमादित्य भी वही था जो देवगुप्त था, और देवगुप्त भी वही था जो चंद्रगुप्त द सेकंड था। अमंग श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द सेकंड एंड स्कंदगुप्त, he who assumed the throne after killing his elder brother. So चंद्रगुप्त द सेकंड के साथ ये वाक्य हुआ था, he had to subdue his elder brother in order to enthrone himself. So that is basically चंद्रगुप्त द सेकंड। एंड चंद्रगुप्त द सेकंड को ही हम लोग देवगुप्त भी कह रहे हैं और विक्रमादित्य भी कह रहे हैं। नाउ द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत। परम भगवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी, वही जिसका कोर्ट पोएट हरिसेन था और वही जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोल रहे हैं। सो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त परम भगवत, ठीक है। नाउ द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद अशोका एज वेल एज समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो अशोका से रिलेटेड है और समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। नाउ प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति वही चीज़ है जो लिखी हुई है इलाहाबाद पिलर पे, तो वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है बाय हिज ओन कोर्ट पोएट हरिसेन। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दाराशिको, हु इज फाउंड इन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो इसमें जहांगीर ने भी कुछ अपना लिखवाया था। Then out of the given inscriptions, namely Dashpur inscription, Iran inscription, Hathi Gamfa inscription, which reveals information about the Silk Weavers Guild. तो ये दाशपुर inscription है। Now this is something that I'm reading for the first time. I did not know this fact, so I will mark that with a different color. ठीक है, तो दाशपुर inscription से क्या पता चलता है? About the Silk Weaving Guilds. Silk Weaving Guilds के बारे में पता चलता है दाशपुर inscription से। And दाशपुर inscription कब लिखाया गया था? सो दाशपुर इंस्क्रिप्शन वही 436 से 455 सीई के बीच लिखवाया गया था। और इस बेसिकली दाशपुर इज अनदर नेम ऑफ मंडसोर इंस्क्रिप्शन, एंड मंडसोर इंस्क्रिप्शन एज वी ऑल नो इट इज रिलेटेड टू कुमार गुप्त, आई थिंक, ठीक है। सो हाँ, राइट। सो दाशपुर इंस्क्रिप्शन और मंडसोर इंस्क्रिप्शन एक ही चीज़ है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। सो yes, the Mandsaur and the Dashpur inscriptions are the same. It's just that they have two different names. The inscriptions were found in the pillars in the village of Sondani. अब इसको सोंडानी भी कहते हैं, which is located southeast of Mandsaur in Madhya Pradesh. So यहाँ पे लिख लेना सही रहेगा कि इनको सोंडानी भी कहते हैं और मंडसोर भी कहते हैं, also known as, ठीक है, मंडसोर and सोंडानी inscriptions, ठीक है। Now, the iron pillar located in the courtyard of Delhi's Qawwatul Islam Mosque has an inscription which mentions King Chandragupta II. अब एक आयरन पिलर है कवत्तुल इस्लाम में भी, ठीक है। तो ये गुप्ता डायनेस्टी के द सेकंड वाले जो हैं, जो हम कह रहे थे कि he had to subdue his own elder brother, right? कहाँ गया वो? Killing his elder brother in order to enthrone himself. That was Chandragupta II. और उसी ने तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
तो विक्रमादित्य कह लो या फिर चंद्रगुप्त द सेकंड कह लो. द आयरन पिल लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ Delhi's Qawatul Islam Mosque has an inscription which mentions the King Chandragupta II. Again, this is something new to me. Now, out of the given dynasties, namely Maurya, Kushan, Gupta and Shunga, who was distracted the most by Huna's invasion? तो ये तो गुप्ता डायनेस्टी को फेस करना पड़ा था. The Hunas invaded India during the reign of Skandagupta. That is also familiar. The inscriptions which mentions that Skandagupta defeated Hunas, so that is mentioned in Bihari pillar inscription. So Bihari pillar inscription is more detailed account of Skandagupta, whereas Mandsaur inscription is more related to Kumaragupta. There were different causes of the downfall of the Gupta Empire. These were the Hunas invasion, the feudal setup of administration, acceptance of Buddhism by the later Guptas, and ineligible successor. तो ये सभी कारण सही हैं. Hunas का invasion हुआ था और काफ़ी फ्यूडल सेटअप हुआ था. फ्यूडल मतलब लैंड ग्रांट्स काफ़ी चरम पे था. और एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, तो एक बुद्धिज्म रिलीजन भी आ चुका था बाय द लेटर गुप्ताज एंड इन एलिजिबल सक्सेसर. तो ये भी था एक रीज़न. फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, द किंगडम्स दैट वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया, अब यहाँ पे आना पड़ेगा. द गुप्ता ऑफ मगध, पुष्यभीतीज ऑफ थानेसर, मोखारीज ऑफ कन्नौज एंड द मैत्रकाज ऑफ वल्लभी. अब ये सब समकालीन थे, इसीलिए यहाँ लिखा है From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, the kingdoms that were holding power in the northern India. तो गुप्ता पोस्ट गुप्ता के बाद कौन से 4 ऐसे डायनेस्टीज थे जो कंटेम्प्रेरी थे? तो उसमें मोखारीज ऑफ कन्नौज का नाम आएगा, पुष्यभूतीज ऑफ थानेसर आएगा, द लेटर गुप्ताज ऑफ मगध आ जाएगा और मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, ये तीनों आ जाएंगे. ठीक है, तो इसमें कन्नौज का याद रखना है जो कि मोखारीज थे, और पुष्यभीतीज ऑफ थानेसर जिसमें से हर्षवर्धन निकल के आए, और मैत्रकाज ऑफ वल्लभी. तो ये 3 तो याद रखना चाहिए. द रूलर हु इज नोन एज साका कॉन्करर, तो ये भी चंद्रगुप्त द सेकंड को जाएगा. साका कॉन्करर, शाकारी भी बोलते थे इनको, विक्रमादित्य को, या चंद्रगुप्त द सेकंड इज इक्वल टू विक्रमादित्य इज इक्वल टू शाकारी. द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स, तो चंद्रगुप्त द सेकंड इशूड सिल्वर कॉइन्स. With reference to Chandragupta II, following are correct. The strongest evidence in the context of Shaka's victory is the silver coins of this king. The weight of these coins used to be about 33 grams. तो 33 ग्राम के सिल्वर के सिक्के कौन लेके आया था? वही विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द सेकंड, वही शाकारी जो शाकास को हराया था, और इसके बारे में सिल्वर कॉइन्स पे भी कुछ ऐसे सिंबल्स छपवा दिया था. So the strongest evidence in the context of Shaka's victory is the silver coins of this king. ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में सारी बात बताई हमने. 33 ग्राम के सिल्वर कॉइन निकाला था और शाका के ऊपर विक्ट्री भी दर्शाया था अपने सिक्कों पे. From the 3rd century AD, when the Hunas invasion ended, the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the Southeast Asian trade. हाँ, तो जब डिक्लाइन हो गया Hunas invasion के कारण, तो फिर जो रोमन एम्पायर से हमारा बहुत बढ़िया ट्रेड हो रहा था वो फिर शिफ्ट हो गया अब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, द पोर्ट दैट वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड, तो ये पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति है, इसी के ज़रिए मोस्ट ऑफ द ट्रेड हुआ करता था गुप्ता पीरियड में. नाउ इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. फॉर दिस प्री एमिनेंस of the early maritime history of Bay of Bengal, the most convincing explanation is monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated the sea voyages. अब ये अच्छा सवाल बन सकता है कि India maintained its early cultural contacts and trade links with the Southeast Asia across the Bay of Bengal, और वहीं से ताम्रलिप्ति पोर्ट भी है. So for this preeminence of the early maritime history of Bay of Bengal, the most convincing explanation is, अब यहाँ पे monsoon winds की वजह से फ़ायदा मिलता था, इसीलिए sea voyages via the Bay of Bengal and Tamralipti port करते थे. With reference to the guilds or shreni of ancient India that played a very important role in country's economy, the correct statements regarding the above are: the wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guilds. The guilds had judicial power over their members. So both the statements are correct. Now centers located in Gujarat, Bengal, Deccan and Tamil country during the Gupta period were associated with textile manufacture. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस में लिख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में टेक्सटाइल का वर्क काफ़ी ज़्यादा चरम पे था. तो गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, डेक्कन हो गया और तमिल हो गया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. देन आउट ऑफ द गिवन नेम्स, नेमली धनवंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया. तो यहाँ
भास्कराचार्य नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में शायद थे भास्कराचार्य, या मैथमेटिक्स वगैरह में थे, बाकी सब मेडिसिन से जुड़े हैं। With reference to the scientific progress of ancient India, the correct statements are different kinds of specialized surgical instruments were in common use by the 1st century. So different kinds of specialized, just hold on. Okay, sorry for the disturbance by the phone call. I will read that again. So I was doing this point. With reference to the scientific progress of ancient India, the correct statements are so different kinds of specialized surgical instruments were in common use by the 1st century CE. Yes, that is true. The concept of sine of an angle was known in the 5th century CE. ये तो और पहले ही आ गया होगा. The concept of cyclic quadrilaterals was known in 7th century CE. तो ये काफ़ी बेतुका सा सवाल है, बट अब रटना है तो रटना है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की जानकारी, साइन ऑफ एन एंगल की जानकारी और स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी, किस सीक्वेंस में इन चीज़ों की जानकारी हुई थी. तो स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी राइट एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मान सकते हैं 1st सेंचुरी CE के आसपास हो गया था. फिर बात करते हैं साइन ऑफ एन एंगल की. सो वो 3rd सेंचुरी CE तक, 5th सेंचुरी CE तक साइन ऑफ एन एंगल की जानकारी हो चुकी थी, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की 7th सेंचुरी CE तक जानकारी हो चुकी थी. द पर्सन who was associated with astrology among the 9 gems of Chandragupta, so that was शपनक. एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, ना कि एस्ट्रोनॉमी, ध्यान रखना. तो शपनक जो थे, शपनक 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त में, वो एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करते थे. एंड कालिदास was in the ruling period of Chandragupta II, and Gupta's gold coins were called as dinar, and the silver coins issued by the Guptas were called as रूपका. ठीक है, तो दिनार हो गया गोल्ड और सिल्वर हो गया रूपका. और ये कालिदास जो थे वो स्पेशली चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य यानी देवगुप्त यानी शाकाहारी के समय आए थे. ठीक है, जबकि शपनक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को बिलोंग करते थे. और हाँ, द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइनेज सिस्टम चंद्रगुप्त I लेके आए थे. एंड इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विमेन एंड शूद्रास स्पीक द लैंग्वेज प्रकृत भाषा काफ़ी इन संस्कृत प्लेज. हाँ, तो जो उच्च जाति वगैरह के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, और निचली जातियों के लोग, साथ ही विमेन एंड द शूद्रास, दे यूज्ड टू स्पीक प्राकृत. द मेन टीचिंग ऑफ गीता इज निष्काम कर्म योग. द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम द ईरान. गुप्ता संवत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त I. अब ये गुप्ता संवत भी एक है, ये चंद्रगुप्त I लेके आए थे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. अब देखो, ये कुछ टाइटल्स हैं. अभी हम बताए थे कि परम भगवत कौन धारण किया था, तो वो तो परम भगवत कौन किया था, मेरे ख्याल से सर्च करना पड़ेगा, क्यों नहीं रहा है. तो परम भगवत टाइटल कौन लिया था, समुद्रगुप्त लिया था. ठीक है, समुद्रगुप्त. ओके, सो वी वर डूइंग दिस. ओके, सो टाइटल्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट किंग्स. ठीक है, तो अशोका, समुद्रगुप्त. अब समुद्रगुप्त को परम भगवत भी बोलते हैं और पराक्रमांक भी बोलते हैं, या पराक्रम करके याद कर लो बस. ठीक है, चंद्रगुप्त II को हम विक्रमादित्य तो जानते ही हैं, तो ये सही है. बाकी स्कंदगुप्त को हम क्रमादित्य बोलते हैं. ठीक है, क्रमादित्य. स्कंदगुप्त को हम लोग क्रमादित्य बोलते हैं, और समुद्रगुप्त को परम या परम भगवत कह लो या पराक्रमम बोल सकते हैं. अशोका को तो प्रियदर्शिना बोलते थे, ये तो हमको पता ही है. अब किंग और क्वीन को मैच करना है, तो देखो ये अच्छा सवाल बन सकता है. जो सबसे पहले चंद्रगुप्त I थे, उनकी प्रिंसेस का नाम था कुमार देवी. ठीक है, फिर समुद्रगुप्त जो आए बाद में, चंद्रगुप्त II के बाद में समुद्रगुप्त आए, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. उनके प्रिंसेस का नाम क्या है, दौत्ता देवी. ठीक है, दौत्ता देवी. और चंद्रगुप्त II जो है वो कुबेर नाग, उनके प्रिंसेस का नाम कुबेर नाग है. ठीक है, ये क्या हो गया. और कुमार गुप्त, इनका प्रिंसेस का नाम है अनंत देवी. ठीक है, तो ये आसान हो गया. अब देखो, आसान ऐसे हो गया क्योंकि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों के प्रिंसेस का नाम के से स्टार्ट होता है. सो द चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उनके प्रिंसेस का नाम कुमार देवी. चंद्रगुप्त II, उनके प्रिंसेस का नाम कुबेर नाग. और फिर समुद्रगुप्त, तो उनकी प्रिंसेस का नाम क्या है, दैट इज दौत्ता देवी. और कुमारगुप्त तो काफ़ी बाद में आए थे, तो उनके प्रिंसेस का नाम है अनंत देवी. देन इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, सो दाशपुर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है
फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये अच्छा सवाल बन सकता है। दाशपुर इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। Dashpur inscription is considered as the world's first advertisement. Why is it called so? The town of Mandsaur was previously known as Dashpur. The name Mandsaur comes from the merging of two villages, Mar and Saur. अब ये तो नहीं बताया है. The correct answer is Dashpur. Everywhere we see in this world, we will see an advertisement, and this advertisement was started around 436 CE. This advertisement was written in Sanskrit in Mandsaur, Madhya Pradesh. ठीक है. Mandsaur Prashasti presents the details of द रूलर कुमारगुप्त, ये हम बता चुके हैं, जिनकी प्रिंसेस का नाम अनंत देवी था. ठीक है. ओके. नाउ द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड. द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुप्ता पीरियड. द रूलिंग डायनेस्टी दैट डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू एंड टेम्पल्स. अब सबसे ज़्यादा डोनेशंस, लैंड डोनेशंस टू एंड टेम्पल्स टू ब्राह्मण्स किस डायनेस्टी में? तो गुप्ता डायनेस्टी में हुआ था. द रूलिंग डायनेस्टी दैट डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, तो ये गुप्ता वंश में हुआ था. इन एंशिएंट इंडिया द डायनेस्टीज रूल व्हिच इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज अगेन गुप्ता. द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज वाज 6th part of the production, and according to Hindu law a valid tax is 1/6 of the yields. The Gupta Empire granted tax-free agrarian land to temples and brahmins. With reference to forced labor, that is Vishti, in India during the Gupta period, the correct statement is it was considered as a source of income for the state as a sort of tax paid by the people. So with reference to forced labor, Vishti, in India, forced labor was considered as a source of income for the state as a sort of tax paid by the people. ठीक है. The type of land which was called Aprahat. So ये uncultivated forest land को हम लोग गुप्ता period में Aprahat बोलते थे. Aprahat meant uncultivated forest land. With reference to the history of India, the terms Kulyavapa and Dronavapa, ये measurement of land को denote करता है during the Gupta period. Kulyavapa and Dronavapa, these were the terms used to measure the land. ठीक है. In ancient India, the irrigation tax was called Bidak Bhagam, बीदका भागम. बीदका कह सकते हो या उदिका, बीदका, इस प्रकार से जो भी शब्दावली आए समझ लेना कि इरिगेशन टैक्स है. उदिका भागम या बीदका भागम. ठीक है. इन 3rd century CE वारंगल वॉज फेमस फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स. तो ये 3rd century CE वही गुप्ता से कोइंसाइड, तो हाँ कोइंसाइड कर सकता है बट थोड़ा सा पहले ही होगा. सो वारंगल वॉज फेमस फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स. ठीक है. और ऊपर हमने एक जगह बताया था कहाँ कहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थ्राइव की थी एंशिएंट इंडिया में. तोरा माना वॉज फॉर्म ऑफ रेशियल ग्रुप ऑफ हुना. तोरा माना तो हून डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक एंड प्रभाकर वर्धन हु हैड डिफीटेड हुना रूलर मीरकुल. तो ये यशोधर्मन नामक रूलर ने हराया था हुनाज को. चाइनीज ट्रैवलर सुंग युन, अब ये भी एक थे, ये 518 CE के आसपास आए थे. अब अभी तक तो हम ये जानते हैं कि मैगस्थनीज और ये सब आए थे मौर्य के समय. फिर 629 में ह्यून सैंग और फिर इटसिंग तो 671 में आए थे. तो उससे पहले, इन दोनों से ही पहले सुंग युन आए थे 518 CE में. तो रिमेंबर दैट. द एंशिएंट इंडिया प्ले मुद्राक्षस ऑफ विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन द कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो ये मुद्र राक्षस और विशाख दत्त, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है. ठीक है. इन एंशिएंट पीरियड द वर्ण विच वाज आल्सो कॉल्ड एज सार्थवाहा. अब देखो सार्थवाहा एंशिएंट हिस्ट्री में क्या बोलते थे? अ टर्म यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया टू रेफर अ ट्रेडर, कैरावन कंडक्टर और द लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावन. ठीक है. तो बेसिकली वैश्य कम्युनिटी कौन थी उस वक्त? ट्रेडिंग कम्युनिटी को वैश्य कम्युनिटी बोलते थे ना उस समय गुप्ता पीरियड में. ठीक है. तो सार्थवाहा बेसिकली मीन्स ट्रेडिंग कम्युनिटी. ठीक है. द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर गुप्ता एम्परर्स क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्व्स. यस. They extended the tradition of land grants. Yes, especially to the temples and Brahmins. And with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala and Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. अब ये सवाल हम पहली बार देख रहे हैं. ये कुछ शब्दावली है जैसे घंटाशाला, कदुरा एंड चौल. ठीक है. घंटाशाला, कदुरा, चौल, घंटाशाला, कदुरा. These were Gupta ports for handling foreign trade. The game of chess is said to be originated in India.
फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। सो सारवा वर्मन कॉपर सील इंस्क्रिप्शन असीरगढ़ में मिला है। फिर ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईशान वर्मन हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन और जीवित गुप्ता सेकंड देव बर्नार्क इंस्क्रिप्शन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक आध याद कर लो, जैसे सरवा वर्मन ये असीरगढ़, बस लोकेशंस याद कर लो। असीरगढ़ में मिला है सरवा वर्मन, ईश्वर वर्मन मिला है जौनपुर में और ईशान वर्मन मिला है हरहा में। नाउ वेयर इज हरहा? सो इट इज इन बिहार, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं, ईश्वर वर्मन इंस्क्रिप्शन मिला है जौनपुर में, करेक्ट। सारवा वर्मन इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है? असीरगढ़ में। और हरहा ईशान वर्मन मिला है हरहा बिहार में। नाउ मृच्छकटिका इज एन एंशिएंट Indian book written by Shudraka. It deals with the love affair of a rich merchant with the daughter of a courtesan, ठीक है। The system of philosophy propounded by Kapil Muni, तो ये सांख्य philosophy है। With reference to the history of philosophical thought in India, the correct statement is Sankhya holds that it is the self-knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent. सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि है वो ये बोलते हैं कि self-knowledge is the only way to get liberation. Then Kapil is the earliest exponent of Sankhya system, correct? Kapil teaches that a man's life is shaped by the forces of nature and not by any divine agency. तो ये भी एक विचित्र सा उनका थ्योरी था कि एक तो सेल्फ नॉलेज से लिबरेशन मिलता है और दूसरी चीज़ कि a man's life is shaped by the forces of nature and not by any divine agency. The inventor of yoga was Patanjali. Under Ashtanga Yoga, the 8 spiritual practices are Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. With reference to Hatha Yoga, the correct statements are Hatha Yoga was practiced by Nath Panthis. तो ये भी मुझे नहीं पता था, जो गोरखनाथ कर सकते हैं। Hatha Yoga techniques were also adopted by the Sufis. तो ये तो मुझे पता था। तो नाथ पंथीज Hatha Yoga को अडॉप्ट किए और सूफीज अडॉप्ट किए। The writer of महाभाष्य पतंजलि was contemporary of पुष्यमित्र सुंगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। पतंजलि नामक जो किताब थी, ठीक है, जिसके ऑथर महाभाष्य थे, तो ये किताब के कब लिखी गई? मतलब कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र सुंग पीरियड के समय लिखी गई थी, ठीक है। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय, ये गणेश मिथिला रीजन के हैं। एंड उदयनाचार्य नव्य न्याय ये भी है, शब्द दर्शन में नहीं गिनते हैं इसको, लेकिन याद रख लो गंगेश है लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ live well as long as you live well even by borrowing, for once cremated there is no return. This rejection of afterlife is an aphorism of the Charvakas, ठीक है। According to Charvaka, the highest value is calm, that is pleasure, ठीक है। The न्याय philosophical system was propagated by Gautama, ठीक है। अब ये लास्ट है, इसके बाद हम तो न्याय दर्शन basically stresses upon logical thinking, मीमांस दर्शन performing Vedic rituals, सांख्य दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज जो कपिल मुनि बोलते थे, एंड वेदांत दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। देन मीमांस वाज इनिशिएटेड बाय जामिनी एंड द थ्योरी ऑफ कर्म इज रिलेटेड टू मीमांस, एंड आउट ऑफ द गिवन फिलॉसफी नेमली सांख्य, वैशेषिका, मीमांस, न्याय, योग, which is of the opinion that Vedas contain the eternal truth, so it is Mimams, and Mimams also lays stresses upon karma. Out of the given pairs, namely Mimams and Vedant, Nyaya, Vaisheshika, Lokayat and Kapilaka, Sankhya and Yoga, which does not form part of the 6 systems. तो इसमें लोका वो कहाँ गया? ये नहीं आता है। और क्या नहीं आता है? और क्या नहीं आता है? मीमांस आता है, वेदांत आता है, न्याय आता है, वैशेषिका आता है, कपिलाका भी नहीं आता है। हाँ, ये भी नहीं आता है। तो ये दोनों नहीं है हमारे शब्द दर्शन में। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी इज शंकराचार्य। According to Advait Vedant, mukti can be obtained from given options, namely ज्ञान, कर्म, भक्ति एंड योग। तो अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से अब वेदांत सिर्फ ज्ञान को स्ट्रेस करता है, वो भी आत्मज्ञान, अंदर के ज्ञान, ठीक है। ऑलराइट, आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुज, माधव, हु इज नॉट रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ वेदांत। तो ये नहीं जुड़े हैं, अभिनव गुप्ता नहीं है, बाकी माधव, रामानुज एंड शंकराचार्य, ऑल दीज 3 आर रिलेटेड टू वेदांत फिलॉसफी। The founder of Indian atomism is Maharshi Kanada, and अब ये Malao Samvat was also known as Krit Samvat. Malao Samvat is also known as Krit Samvat. तो ये भी एक नया हमको देखने को मिल रहा है। मलाव संवत को कृत संवत भी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन गुप्ता एरा का ये टाइम फ्रेम है। विक्रम एरा तो 57 BCE से चलता है, साका एरा 78 CE से चलता है,
और काली एरा ऑलमोस्ट 3100 BCE से चलता है, काफ़ी पहले का है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब पेज नंबर कहाँ है हम लोग, 26 पे हैं, और गंधैया से हम लोग अगले में करेंगे।